Namaskar and I welcome you to Study Hub. In this video we will discuss the President of India. हम इसमें ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे. सो द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. जैसे इंग्लैंड में किंग रहता है वैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट रहता है. लेकिन इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की है. इंग्लैंड में मोनार्की है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो रिपब्लिक है. हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. रिपब्लिक ऑफ इंडिया मींस हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो चुन के आता है, वो इलेक्ट होके आता है. और जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये उसी टाइम इमीडिएटली केम इनटू फोर्स, उसी टाइम आ गया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, अडॉप्ट किया था. 26 नवंबर 1949 को हम जैसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं वैसे ही ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है. ही इज अ पार्ट एंड अ हेड ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव. ही इज अ पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग बट ही इज नॉट हेड ऑफ अ लॉ मेकिंग प्रोसेस. ही इज अ पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, वो लॉ मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है लेकिन हेड नहीं है. लॉ मेकिंग प्रोसेस का हेड नहीं है. इवन कोई भी वॉर डिक्लेयर होती है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो साइन करनी होती है, वो सभी किसके नाम पे होते हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं. कोई भी वॉर जो है वो डिक्लेयर करनी है, अगर कल को हम इंडिया चाइना जो है वॉर डिक्लेयर हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तो किसके नाम पे डिक्लेयर होगी, वो डिक्लेयर होगी प्रेसिडेंट के नाम पे. ठीक है, तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, कोई भी वॉर है, वॉर डिक्लेयर होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से साइन होगी. सो कोई भी चीज़ जो है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है, एवरीथिंग इन एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन शैल बी डन बाय द नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट. ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटिव जो एक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही चलेगा. ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. प्रेसिडेंट इज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी फोर्सेस. ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का क्या है, ये सुप्रीम कमांडर है इन तीनों के. अभी पीछे नेवी डे हुआ था तो इन्होंने कंग्रेचुलेशंस दी थी उस दिन अपनी. ठीक है, तो ये सुप्रीम कमांडर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. और इनकी जो वाइफ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया. एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडेरिटी ऑफ द नेशन. आर्टिकल 52 हमें यह बताता है कि जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है वो इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी वेकेट नहीं रह सकता. इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि अगर डेथ हो जाती है या रिज़ाइन कर देते हैं या खाली हो जाता है, नेचुरली खाली हो जाता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, कैसे इलेक्शंस होंगी. ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे. अगर इलेक्शन ना हो पाए तो क्या होगा. ठीक है, ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आता है, उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये किस में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं. ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चुनाव करना है, हाई कोर्ट के जज चुनने हैं, तो ये कौन करता है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है ये प्रेसिडेंट के हाथ में है. ठीक है, ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट लेटर देता है, प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है. जैसे हमें हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो चुनने हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या करेंगे, सलाह देंगे हमारे प्रेसिडेंट को कि हमें कौन से जज को चुनना चाहिए. इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चुनाव भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं. अंडर आर्टिकल 74 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द हेड प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आपको अपने फंक्शन जो हैं वो कैसे कैरी आउट करने हैं. ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनका पीएम होता है हेड. तो ये क्या करते हैं, ये एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि आपको अपने क्या फंक्शन जो हैं वो किस तरह से एक्सरसाइज करने हैं. क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट रह सकता है, हाँ बिल्कुल वेकेंट रह सकता है. ऐसा ऑफिस कैन बी वेकेंट बाय फॉलोइंग वेज. ठीक है, अगर वो अपनी जो कंप्लीट है 5 ईयर टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर वो रिज़ाइन दे देते हैं, इम्पीचमेंट हो जाती है, अगर उनकी ऑफिस में डेथ हो जाती है और उनको सुप्रीम कोर्ट उनकी इलेक्शन को इनवैलिड ठहराता है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट रह सकता है. अगर वो अपनी किसी कारणवश अपनी जो 5 साल की टर्म है वो कंप्लीट ना कर पाएँ, खुद रिज़ाइन दे दें, इम्पीचमेंट हो जाए उनकी और उनकी ऑफिस में डेथ हो जाए और सुप्रीम कोर्ट उनकी इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे,
तो इन वजहों से क्या होगा कि उनका जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो वेकेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस अगर वेकेंट हो जाता है तो उसको संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस ऑफिस को संभालेगा। अगर ये दोनों ऑफिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ये दोनों ऑफिस अगर वेकेंट हो जाते हैं तो फिर कौन संभालेगा इस ऑफिस को? सीजेआई। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे और प्रेसिडेंट की पावर्स को वो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और सीजेआई की पावर्स को भी वो एक्सरसाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा चाहे तो इनको हटा भी सकती है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेड कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ सीओएम हेडेड बाय द पीएम। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट क्या बोलती है कि सीओएम जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस जो है वो माननी ही माननी है। लेकिन उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, वो बोलती है कि प्रेसिडेंट एक बार इसको नकार सकता है, रिकंसीडर करने के लिए दे सकता है कि आपने जो भी बिल जो है वो पास किया है उस पर मैं साइन नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको फिर से रिकंसीडर कीजिए, ठीक है। ये चीज़ सही भी है कि नहीं? लेकिन अगर एक बार रिकंसीडर होकर फिर से वो प्रेसिडेंट के पास आता है तो ये बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट को उसको पास करना ही पड़ेगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एडवाइस है बाउंड है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। सीओएम जो भी एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट को पूरी करनी ही करनी है, वही कहना मानना है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बाद रिकंसीडर करने के लिए भी वो चीज़ दे सकता है, वो बिल को रिकंसीडर करने के लिए भी बोल सकता है सीओएम को। लेकिन रिकंसीडर करने के बाद अगर सीओएम फिर से प्रेसिडेंट के एब्सेंट के लिए साइन के लिए भेजता है तो फिर बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट को साइन उसके ऊपर देने ही देने हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 54। देखो जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की वो इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होती है, उसमें हम सब पार्टिसिपेट करते हैं। हम एमएलए को वोट डालते हैं और एमएलए आगे जाके वोट डालते हैं। हम एमपी को वोट डालते हैं और एमपी आगे जाके वोट डालते हैं, और इनसे क्या होता है? चुना जाता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है? जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भाग लेता है, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। द इलेक्टोरल कॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो आते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज आती हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये 70th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी की, उसमें वो भी क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में। तो द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बताया आपको, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी अकॉर्डिंग टू 70 अमेंडमेंट, ठीक है, 70th अमेंडमेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलता है कि सभी डाउट्स और डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, कोई भी डाउट्स होंगे, इलेक्शन में धांधली हुई है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई डाउट है किसी को इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। वो इंक्वायर करेगा, पूरे केस को देखेगा, ठीक है, और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। अब पार्टिसिपेट तो आपको पता चल गया कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। पहले नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी थे, अब वो नहीं रहे, तो नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो इनका इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करना। मेंबर्स ऑफ आर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ये जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, कुछ स्टेट में नहीं है, तो इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो ये चाहते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्टेट की, वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, इसके भी जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो कुछ स्टेट्स जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स के साथ है, जिनके यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, एमएलसीज हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। जेएंडके भी था, लेकिन 2019 में जेएंडके यूटी बनने के बाद यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं रहा। क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? दिस कम्स अंडर आर्टिकल 58, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उस सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे अमेरिका में लिखा है सिटीजन ऑफ अमेरिका, उसका बर्थ भी वहां होना चाहिए, ठीक है, बाय बर्थ। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेशल लिखा हुआ कि बर्थ जो है वो अमेरिकन सॉइल में होना चाहिए, तभी वो वहां का प्रेसिडेंट बन पाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं लिखा है, इंडियन सिटीजन लिखा है सिर्फ। तो ही शुड बी द एज ऑफ मिनिमम 35 साल की एज जो है उसकी पूरी हो जानी चाहिए। क्वालिफाइड द कंडीशन एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इसकी जो कंडीशंस लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए होती हैं, वो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर इन इंडिया। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स ऐसा कोई भी ऑफिस जहां से गवर्नमेंट की आपको हेल्प मिलती है, बाय फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, और ऐसे कोई और हेल्प मिलती है, आप सैलरी लेते हो उस ऑफिस में गवर्नमेंट से, तो वो हो जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वीवी गिरी जो थे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो छोड़ी थी और फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। हालांकि वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो लड़ सकते थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी वो उनको किसने जितवाई थी? वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे उस टाइम। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो जीती थी उन्होंने, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस टाइम। लेकिन जब उनके मतभेद हो गए थे कुछ कांग्रेस से, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से इस्तीफा देके फिर प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो लड़ी थी। द नॉमिनेशन पेपर ऑफ ए कैंडिडेट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 50 एलिजिबल वोटर्स। जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, उसके जो नॉमिनेशन पेपर हैं कि नॉमिनेट होना है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, तो 50 जो एमपीज हैं, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका सिग्नेचर उस पर चाहिए आपके नॉमिनेशन पेपर पे। और 50 मेंबर के सिग्नेचर के बाद सेकेंडरी एक बार और 50 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए, और एक बैक करने के लिए, आपको बैक करने के लिए 50 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए, मतलब 100 मेंबर्स के आपको सिग्नेचर चाहिए आपके नॉमिनेशन पेपर पे। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थी वो एक ऐसी पहली वुमेन थी जो बिना किसी ओपोजिशन के जीते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव जो है वो बिना किसी ओपोजिशन के जीते थे, ठीक है। आगे हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात कर लेंगे, और उसके बाद इम्पीचमेंट वगैरह ओथ, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।